तो आज तारीख है 25 जनवरी और आज के जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ऐसी जो भी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर आज द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो पाकिस्तानी लोग ऐसे हिंदूस हैं जो इंडिया आना चाहते हैं अपनी पिलग्रिमेज साइट्स वगैरह के बारे में, उनके बारे में। एक इलेक्शन कमीशन के बारे में आई, इलेक्शन आ रहा है तो उसको लेके एक न्यूज़ आई है फ्रंट पेज पे जो मिलिट्री सेरेमनी के बारे वगैरह के बारे में आई है कि एक मिलिट्री सेरेमनी हो रही थी, उसमें बॉलीवुड के गाने बजा दिए मिलिट्री बैंड ने, तो उसका वीडियो बाहर आ गया। फिर मिलिट्री ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री में बॉलीवुड के गाने बजाएंगे। तो ये सब चीज़ें, तो बेसिकली हमें केवल एक न्यूज़ के बारे में बात करना है जो कि आई है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो हुआ क्या, ट्रैवल और ट्रेड दो ही चीज़ें हैं जो किसी दो देशों के बीच में चलती हैं, और वो हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान में बैन चल रहा है। और अभी जो पाकिस्तान के हिंदू लोग हैं, तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने ये कहा है कि उनको इंडिया आने की छूट दी जाए जिससे वो अपने पिलग्रिमेज साइट्स वगैरह पे आ सकें बाय एयर बेसिकली। तो जो पाकिस्तान इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसके द्वारा आएंगे वो लोग और पिलग्रिमेज वगैरह पे जा सकेंगे। तो इसके लिए जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको वो भेजा गया है प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से। अब देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ये तो पता पड़ेगा। बाय द वे अगर बात करें तो हम लोगों के ऐसे नहीं है कि पहले से हम लोग आते जाते नहीं, ये अभी ज़्यादा संबंध बिगड़ गए हैं। पहले हम देखते हैं थार एक्सप्रेस चलती थी जो जयपुर से कराची चलती थी, जो 1965 की वॉर के बाद बंद हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैक्स वगैरह हटा दिए गए थे उसके बाद। फिर हम देखते हैं 1977 में लाहौर से लेके अटारी के बीच में समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई थी। फिर बाद में हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बस सर्विस भी शुरू की थी लाहौर से पंजाब के बीच में। तो और ये सभी बंद हो चुकी हैं इस समय, तो बेसिकली कहा जाए तो बस इन्हें फिर से शुरू करने की कहा जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है एचडीआई के बारे में, कि यूपी के बारे में बेसिकली आई है। यूपी का एचडीआई निकल के आया है, और क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर बहुत सारी रैंकिंग्स हैं जो यूपी की एक डाटा पॉइंट के रूप में आई है। तो मैंने सोचा एचडीआई की जब बात हुई तो बात कर ही लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश में 36 में से 35वें नंबर पे, मतलब सेकंड लोएस्ट। और ऑलमोस्ट जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनमें यूपी काफ़ी पीछे है, तो यूपी की हालत काफ़ी दयनीय चल रही है इस समय। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये 3 फैक्टर्स पे बनता है। एक तो कितने ज़्यादा दिन हम लोग जिए हैं, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रही है, फिर लाइफ कितनी हेल्दी रही है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा रहा है। तो ये 3 मानक होते हैं जिस पे किसी भी जगह का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है। और हमारे यहाँ बात करें तो केरल नंबर 1 पे है इसमें, सीधी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडिया और इसराइल के संबंधों के बारे में। हम जानते हैं अभी 30 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंडिया और इसराइल के बीच, तो एक इवेंट होने वाला है कुछ दिनों बाद में। तो अगर इंडिया इसराइल के थोड़ी रिलेशनशिप की बात करें तो हम जानते हैं डिफेंस रिलेशनशिप हम लोगों के बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने 1962 में जब इंडो सिनो वॉर हुई थी, इंडिया चाइना वॉर के, उस समय भी हम लोगों ने इसराइल से M56 बंदूकें मंगवाई थी, मोर्टार वगैरह मंगवाए थे। लेकिन बेसिकली अगर संबंधों की स्थापना की बात करें तो वो 1992 के बाद हम लोगों के संबंध स्थापित हुए थे। क्योंकि देखो हम लोग के नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम किया है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर में साथ आके बहुत काम किया है। हम लोग इसराइल से हर साल तकरीबन $75 मिलियन के हथियार खरीदते हैं, 715 मिलियन डॉलर के हथियार भी खरीदते हैं। और जैसे बराक मिसाइल की बात कर लें, हम लोग क्रिस्टल मेज की बात कर लें, स्पाइक की बात कर लें, पोपाई मिसाइल की बात कर लें, तो ये सारी की सारी हम लोगों ने इसराइल से ही ली हैं। STGR की बात करें जो सर्च ट्रैक एंड गाइडेंस रेडार होता है, वो भी हम लोगों ने इसराइल से लिया है। और अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर इंडिया है, और इंडिया के लिए इसराइल थर्ड सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है यूएस और रशिया के बाद में। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि 2008 में हम लोगों ने डेयरी फार्म वगैरह पे एक साथ में काम करना शुरू किया था। और 1992 में जहाँ पे हम लोगों का ट्रेड केवल $200 मिलियन था, वो आज बढ़ के $6 बिलियन के तकरीबन पहुंच चुका है। और बस कुछ जगह हम लोगों के संबंध बिगड़े भी, ऐसा नहीं है। 2018 में जब जेरूसलम को लेकर वोटिंग होनी थी यूएनजीए में, तो इंडिया ने इसराइल के खिलाफ में वोटिंग कर दी थी। लेकिन बाद में 2021 में जब अभी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी तब भी वोटिंग हुई थी, तब इंडिया ने खुद को वहां से एक्सटिंक्ट कर लिया था, इंडिया ने वोट ही नहीं किया था। तो एक तरीके से वोटिंग से हट जाना भी इसराइल के पक्ष में ही था वो, क्योंकि वोटिंग इसराइल के विपक्ष में होने वाली थी। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ संबंध है जो इंडिया इसराइल के बीच में है, और इन संबंधों को और अच्छा किया जाना है। इसी के लिए अभी 30 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के हुए हैं, इस पे बहुत सारे इवेंट किए जा रहे हैं इंडिया और इसराइल के बीच में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है बर्किनो फासो को लेके, बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है
उनको भी हटा दिया गया है, वहाँ पे भी मिलिट्री कूप हो गई है और मिलिट्री राज आज आ गया है बुर्किना फासो में, ये कल हुआ है। और जितने भी हम लोग देखते हैं ना, कोरोना के बाद में बहुत सी ऐसी जगह हुआ है कि जहाँ पे मिलिट्री कूप्स हो गई और वहाँ पे प्रेसिडेंट्स हटा दिए गए और वहाँ पे मिलिट्री राज आ चुका है। तो दैट्स ऑल। मतलब बेसिकली हम लोग बात करें ना कि कोरोना के बाद में डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा खासा धक्का पहुंचा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है यूएई के बारे में, कि यूएई पे कल जो हम लोग जानते हैं हूती रिवेलियन वगैरह है, तो हूतियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी यूएई पे। उनको बहुत मानो कि हवा में ही इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया गया। F-16 प्लेन जो फाइटर जेट होते हैं उनके द्वारा यूएई ने हवा में ही ख़त्म कर दिया, वरना अगर वो यूएई में गिरती तो यूएई के अभी तक ह्यूमन काइंड में हुआ सबसे बड़ा डिजास्टर हो जाता। और हम लोग जानते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, हूती रिवेलियन, यमन, इन लोगों के बीच में अभी हाल फिलहाल में ईरान वगैरह, इसके बीच में काफ़ी टेंशन बनी हुई है वहाँ पे। अब हम लोग थोड़ी बात कर लें कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। तो प्री डिफाइंड टारगेट और ट्राजेक्ट्री इनमें सेट होती है, पहले से छोड़ो और वो सीधी जाके वहाँ पे लगती है। और हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग प्रकार की भी होती हैं, एयर लॉन्च होती हैं, टेक्टिकल होती हैं, थ्रेटर होती हैं, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और इंटरमीडिएट, और कुछ तो इंटर कॉन्टिनेंटल तक होती हैं कि तुम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार सकते हो। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में पृथ्वी है, प्रहार है, सौर्य है, धनुष है, ये कुछ हमारी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बाद में प्रहार जो मिसाइल है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी की जो पृथ्वी, सौर्य और धनुष है ये हमारे पास में अभी चालू हालत में है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी आईसीसी मैन एंड वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में। देखो बेसिकली अगर हम लोग कल की बात करें तो कल हम लोगों ने बैट्समैन और बॉलर के बारे में सुना था, आज मैन और वुमेन के बारे में। तो आईसीसी बेस्ट मैन एंड वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो वुमेन रही है स्मृति मंदाना, और अगर मैन की बात करें तो वो रहे हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। और अगर हम लोग बात करें T20 में कौन टॉप रहे हैं तो वहाँ पे रिजवान रहे हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, और पेरी रही हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो दैट्स ऑल, बस कुछ नाम याद रखने में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जिम्बाब्वे के एक कैप्टन रहे हैं फॉर्मर टेलर, उनके बारे में। जिम्बाब्वे एक समय पे काफ़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, आजकल जिम्बाब्वे की हालत जरूर खराब है। तो पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। टेलर जो जिम्बाब्वे के एक समय कैप्टन रहे थे, उनको अभी बुलाया गया यहाँ पे, इंडिया में किसी ने बुलाया होगा मुझे नहीं पता, अब उसका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने बुलाया यहाँ पे। तो एक पार्टी वगैरह की गई रात में, और उस पार्टी में जो टेलर है उनसे ड्रग्स वगैरह ऑफर किए गए। सब लोग ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने भी ले लिए ड्रग्स, कोकेन वगैरह ये सब चीज़ें ले ली। बाद में उनका एक वीडियो बना लिया गया और उनको इंडिया के द्वारा धमकी दी जाने लगी क्या, कि अब तुम्हें ये मैच फिक्सिंग वगैरह करनी पड़ेगी कुछ जगह, हम 15,000 $, हम तुम्हें, ऐसा नहीं है कि मैच फिक्सिंग के लिए कि नहीं तो हम तुम्हारी ये वीडियोस निकाल देंगे, और अगर हमारे साथ दोगे तो हम $15,000 भी देंगे। तो पहले तो उन्होंने $15,000 ले लिए, लेकिन 4 महीने तक कुछ नहीं बताया। अभी 4 महीने के बाद उन्होंने अभी आईसीसी में रिपोर्ट किया है कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमारी यो कोकेन वगैरह की वीडियो है, तो उसको लेकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अभी हाल के लिए क्या किया है उन्हें, देखो अगर तो वो अगले ही दिन रिपोर्ट कर देते तो आईसीसी उन पे कोई भी किसी भी प्रकार की दंड वंड नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने जो 4 महीने लगाए हैं इनके चलते हाल ही में उन्हें मैच फिक्सिंग और $1,500 लेने के लिए, वो $15,000 लेने के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। और भाई है कि देखो सीधी बात है, किसी भी प्रकार के ड्रग्स, वाइन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्राइटेरिया में नहीं आती एक तरीके से आईसीसी के, उनको लेना पूरी तरह की वर्जित है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और मैच फिक्सिंग तो और बड़ी चीज़ हो जाती है, तो दैट्स वाई। और बाय द वे टेलर इस समय वहाँ के कोच भी हैं, बात ये है वो है तो फॉर्मर, लेकिन अभी इस समय प्रेजेंट के कोच भी हैं। तो उन पर ये आरोप लगे थे कि हाँ ये मैच फिक्सिंग हो सकता है करा रहे हो। और देखो ये मैच फिक्सिंग इंडिया वालों ने क्यों कराई है, अब सोचिए कि किस वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि इससे इंडिया की टीम को जिताना है या ये वो, ऐसा नहीं है। मैच फिक्सिंग से ये होगा कि जिम्बाब्वे की टीम से कहो हारे, और जब वो हारेगी तो वो लोग पैसा लगाएंगे, सट्टा लगाते हैं आपस में लोग, सट्टा लगाएंगे और जीतेंगे। तो इस वजह से ये सब किया गया था। तो अब उन लोगों को पकड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई है बाय द वे, जिन लोगों ने ऐसा किया था इनके साथ में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। हम लोग जानते हैं कि 29 बच्चे ऐसे हैं जो इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीते हैं, और जितने भी 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने कोई भी एक्सेप्शनल काम किया हो तो उनको ये बाल पुरस्कार मिलता है। बाय द वे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसका नाम था बाल कल्याण पुरस्कार, बाद में हम देखते हैं इसका नाम बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया था, और अभी मोदी सरकार के आने बाद में इसका नाम पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया था। तो नाम बदलता रहता है, पुरस्कार वही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ये स्विगी के बारे में, कि पेटीएम, ओयो और जो बायजूस है,
इन 3 कंपनियों के बाद में चौथी कंपनी स्विगी बन गई है, जो डेका करोड़ में पहुंच गई है। मतलब बेसिकली 10 बिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनी हो गई है स्विगी इस समय, और 10.7 बिलियन डॉलर हो गई बेसिकली। और हाँ, जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला इलेक्ट्रिक को तो अभी लॉन्च हुए ही बहुत कम समय हुआ है, और इतनी जल्दी वो 5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। तो ये भी दिखाता है कि हम लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक जो कार स्कूटर्स हैं, इन लोगों का कितना अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है केशव बलिराम देवगढ़े के बारे में। अब ये कौन है? ये हम लोग जानते हैं आरएसएस के संस्थापक हुआ करते थे। तो अभी हाल में क्या है ना, इन्होंने जंगल सत्याग्रह वगैरह भी किया था। तो एक जगह है यवतमाला महाराष्ट्र, वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और यवतमाला महाराष्ट्र में 1970 में ही इन्होंने जो जंगल सत्याग्रह केशव जी ने वो भी किया था। और यहीं पे एक म्यूजियम बनाया जा रहा है बेसिकली। और राकेश सिन्हा ने इनकी ऊपर एक किताब भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो बायोग्राफी लिखी है बेसिकली केशव बलिराम की। और हम लोग जानते हैं 1930 में ये इन्होंने क्यों किया था। 1930 में देश में क्या हो रहा था? 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च की थी, और उसके बाद में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। और ये जो जंगल सत्याग्रह केशव जी ने किया था, वह भी गांधी जी के नमक सत्याग्रह का ही एक भाग था। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वह ये है आज के बारे में कि आज 25 जनवरी है, आज नेशनल वोटर्स डे है। हम लोग जानते हैं 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, जो आर्टिकल नंबर 324 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्थापित होता है। तो उसी डे को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं, पहले वोट देने की हम लोगों की जो एज थी वो 21 साल थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा इसको 18 साल कर दी गई थी। और इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी तकरीबन 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है, और 6 साल या 65 साल उनका टेन्योर होता है, जो भी पहले हो जाए। तो दैट्स ऑल। और एक न्यूज़ और आई है डे के बारे में ही, कि आज नेशनल टूरिज्म डे भी है 25 जनवरी को ही। तो हम जानते हैं कि दुनिया में सॉरी भारत में जितना भी जॉब क्रिएशन होता है, उसका 7.7% जॉब क्रिएशन केवल और केवल टूरिज्म सेक्टर से होता है। और हम ये भी जानते हैं कि टूरिज्म में हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अभी तक उसको हम लोग पूरी तरीके से गला नहीं पाए हैं। अगर उसको भी बहुत तरीके से कर लेंगे तो हमारे यहाँ टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि हमारे देश की तकरीबन 25% से ज़्यादा जनसंख्या को वो रोजगार दे सके। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और बाय द वे, आज नेशनल टूरिज्म डे है। अगर वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो वो 27 सितंबर को आता है, बाय द वे, वो अलग है। एक और न्यूज़ आई है, वह ये जम्मू कश्मीर में कोटा के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को पुलिस फोर्स में 15% कोटा रिजर्व कर दिया गया है, कि अब पुलिस फोर्स में जितनी भी नियुक्तियां हुआ करेंगी, उनमें 15% महिलाएं ही रहा करेंगी। दैट्स ऑल। आज की न्यूज़ तो इतनी है। एक एडिटोरियल आया है, वो आया है इंडिया और जर्मनी के संबंधों के बारे में। देखो हुआ क्या, पूरी सुनो। एक है बर्गन लैंडलार्ड, ये एक शिप का नाम है बेसिकली, ये जर्मनी का शिप है। तो अभी हाल में क्या हुआ, वो भारत के पास से गुजरा था, ठीक है, 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी को। तो अगर हम लोगों के अच्छे संबंध होते हैं, जैसे मान लो किसी देश के साथ में अच्छे संबंध होते हैं, तो उसका शिप गुजर रहा है, तो हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऐसे पास हो रहा है वो हम लोग के साथ से, तो ऐसी एक्सरसाइज को पास एक्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने जर्मनी की शिप के साथ में एक्सरसाइज भी की है। और ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि हाँ, वो शिप आया था यहाँ पे इंडिया के पास में, इंडिया ने उसके साथ में एक्सरसाइज की, दोनों को फायदा हुआ, हम लोग के बायलैटरल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हम लोगों के साथ अच्छा है। तो ये दो देशों के बीच में बने हुए अच्छे और घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है। इवन दो जो जर्मनी के एम्बेसडर जो इंडिया में रहते हैं, वॉल्टर जे लिंडर, उन्होंने भी ये कहा कि भारत इस समय, जब हम लोग बात करते हैं एशिया पैसिफिक की, मतलब बेसिकली एशिया पैसिफिक की बात करें, इंडो पैसिफिक की बात करें, इंडो पैसिफिक में भारत आज किंग मेकर बन गया है। आज देखो, एशिया में क्या बसता है? एशिया में जनसंख्या बसती है, एशिया में डेवलपमेंट बसता है आज, और एशिया में जितनी मैन पावर है वो भी बसती है आज। एशिया में ही डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। और आज मान लो इंडिया क्वाड के साथ में चला जाता है, या इंडिया चाइना के साथ में चला जाता है, वह ग्रुप बड़ा हो जाएगा, और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े क्या कहता है, एक तरीके से चंक में आधिपत्य किसका होगा? उसी ग्रुप का होगा जिस ग्रुप के साथ में इंडिया मिला होगा। इसलिए भारत को अपने सहयोग में रखना, इवन जर्मनी के लिए भी, और जर्मनी को अपने सहयोग में रखना भारत के लिए भी, दोनों के लिए बराबर सही है। ये कहा है वॉल्टर जे लिंडर ने, बाद में। अब देखो जर्मनी इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। देखो, ईयू के, हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, उसमें ज्यादातर जो सांसद चुने जाते हैं वो जर्मनी से चुन के जाते हैं, पहली बात। इंडो पैसिफिक सॉरी, जो हम देखते हैं इंडो पैसिफिक, अगर हम लोगों को संबंध अच्छे बनाए रखने हैं किसके साथ में? यूरोप के साथ में।
तो इंडिया और यूरोप के साथ के संबंध अच्छे होने चाहिए, सीधी बात है। और भारत और जर्मनी का विजन एक सा है बेसिकली। हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं डेमोक्रेटिक। देखो, जर्मनी जब खोजता है ना कि हमें एशिया में अपना कोई एलाई चाहिए, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में एक सबसे बड़ा एलाई इंडिया ही दिखता है। इंडिया जर्मनी की विजन एक से है। हम लोगों को इंटरनेशनल लॉस को फॉलो करवाना है, हम लोगों को साथ में मिलकर डेवलपमेंट करना है। ईयू की बात करें तो ईयू की लार्जेस्ट इकोनॉमी है कौन? जर्मनी। और दुनिया के हिसाब से भी बात करें तो फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी इस समय जर्मनी है। और हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इस समय $20 बिलियन के हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि उनको फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया में भी है। तो इन दोनों को और भुनाने की ज़रूरत है। अगर एफडीआई की बात करें तो इंडिया में आज एफडीआई आने में 7th नंबर पे सबसे बड़ा एफडीआई हमारे यहाँ कौन करता है? जर्मनी करता है। देखो, हम देखते हैं जैसे मर्सिडीज की बात कर लें, एडिडास की बात कर लें, वोक्सवैगन की बात कर लें। उसके बाद में हम लोग जानते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो बहुत सारी हैं जो जर्मनी की इंडिया में काम करते हैं। तो इंडिया और जर्मनी के जो संबंध है वो ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल से भी बाहर जाके और भी आयामों को खोजना जरूरी है, तभी हम लोग आपसी बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ा सकेंगे। सीधी सी बात है। इस साल की बात करें, अब इस साल क्या होने वाला है 2022 में? 2022 में G7 की अध्यक्षता आने वाली है जर्मनी के पास में, और G20 की अध्यक्षता आने वाली है इंडिया के पास में। तो हम दोनों आपसी सहयोग बना के भी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े ग्रुप्स और उनके दो सबसे बड़े अध्यक्ष जर्मनी और इंडिया बनने वाले हैं कुछ दिनों में। जर्मनी क्या करना चाहता है? जर्मनी भारत के साथ में काम करना चाहता है, इन्वायरमेंट में हम लोग साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट में चलो कुछ चीज़ों में क्लैश भी हो जाता है। जैसे ग्लासगो की बात ले लें, तो ग्लासगो में जर्मनी चाहता था कि कोयला अभी से बंद कर दो, इंडिया चाहता था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कम किया जाए। तो ग्लासगो में हम लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। तो ठीक है, कुछ चीज़ों में आमने सामने हम लोगों के हित अलग हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही देश चाहते हैं कि बढ़ाई जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल लॉस को बना के रखा जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है जर्मनी को। अभी बात की गई थी कि जर्मनी को तकरीबन 4 लाख लोगों की ज़रूरत है। जर्मनी को जितना काम भी कर, जर्मनी में लोग ही कम है उनके काम पूरा करने के लिए। तो इन ह्यूमन रिसोर्स को बुला सकता है भारत, भारत अपने लोग भी भेज सकता है जर्मनी। हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो एक जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ में हम लोगों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और यूरोपियन यूनियन में अगर सबसे बड़े देश की बात करें एज पर इकोनॉमी, तो कौन है? जर्मनी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद हम लोगों के जर्मनी के साथ में और अच्छे संबंध सुधरेंगे। हम लोग बायलैटरल ट्रेड्स में और ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, और उसमें बात चल रही है। बहुत जल्दी ही हम लोग देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के द्वारा कोशिश ये किया जा रहा है कि इस साल तक एफटीए हो जाए हम लोगों का ईयू के साथ में। हो जाता है तो इंडिया जर्मनी के संबंध और अच्छे किए जा सकते हैं। ये भी एक आयाम है इस चीज़ का। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टार्टअप्स। जर्मनी स्टार्टअप्स का किंग माना जाता है। स्टार्टअप्स कैसे बनाने हैं, स्टार्टअप कैसे चलाने हैं? जर्मनी में आधे स्टार्टअप्स ही डूबते हैं, आधे सफल होते हैं। हर दूसरा स्टार्टअप जर्मनी में सफल हो जाता है। भारत में 10% स्टार्टअप चल पाते हैं। हम उनसे इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जब हम बात करते हैं ना बेसिक टेक्नोलॉजी की, ऐसे हाई लेवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करता। जर्मनी की बेसिक टेक्नोलॉजी दुनिया में ग्लोबली वर्ल्ड वर्ल्ड लीडिंग मानी जाती है। बेसिक टेक्नोलॉजी में उसके पास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस का भारत यूज़ कर सकता है अपने लिए भी। और इवन दो जर्मनी को भी भारत से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन इस पूरे एडिटोरियल में बस ये बताया गया है कि जर्मनी को लेके भारत के क्या क्या हित हैं और इन हितों को आगे हमें कैसे बढ़ाना चाहिए। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। और अगर आज की बात करें 25 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।